चलिए तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम अपना पहला चैप्टर ऑफ zoology, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज अ बेसिस ऑफ ऑल द zoological चैप्टर्स जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इस तरीके से हम बाकी भी वीडियोस को लेके आते रहेंगे। और ये जो पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर which is known as structural organization in animal. Structural organization in animals. मैं अपनी वीडियो के अंदर बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल दैट इज नोन एज द ऑल्सो नोन एज द एनिमल टिश्यू, इस चैप्टर को हम एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, जो कि कॉमनली नीट क्लासेस के अंदर फेमस रहता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की हम अगर बात करें तो इस चैप्टर का अगर हम वेटेज की बात करें तो ये चैप्टर एज सच अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे, इट विल बी नॉट दैट मच गिवन इन द एनसीईआरटी। इन द प्रीवियस एनसीईआरटी के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पे काफी दिया हुआ था, पर अब इस चैप्टर को काफी रिड्यूस कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो एडअप है वो है कॉकरोच एज वेल एज फ्रॉग। बेसिकली ये जो दो टॉपिक हैं वो लोग तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो इट इज नोन एज द एसेंस ऑफ द बायोलॉजी। क्यों बोला ऐसा मैंने? बिकॉज क्या है कि अगर हम किसी भी चैप्टर में जाते हैं तो वहां पे हमको कुछ वर्ड्स मिलते हैं जोलॉजी के अंदर की कॉन्सेप्ट्स के तौर पे, कि वो बोलेगा कि यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, या इट इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट द इंटेस्टाइन तो बोलेगा ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। कहीं पे अगर आप जाएंगे पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन्स के अंदर तो बोलेगा ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। तो वो सारी वर्ड्स हमको समझनी है, क्योंकि एनसीईआरटी एक कंसाइज बुक है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा हमको उसे पढ़ने के बाद में बहुत ज्यादा रिसर्च करके समझना पड़ता है। और हम एनसीईआरटी भी पढ़ा करेंगे इस चैप्टर जब हम खत्म कर लेंगे, तो हम एनसीईआरटी को भी इस चैप्टर के अंदर एक क्लास के तौर पर रिवाइज करेंगे कि एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है और हमने क्या क्या पढ़ा है। तो वो सारी चीजों को हम लोग देखते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं सीरीज ऑफ वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं zoology से शुरू कर रहा हूँ अभी, और आफ्टर दैट मैं बॉटनी को भी ट्राई करता हूँ। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री भी ट्राई करूँ। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, हम लोग ईयर लॉन्ग स्टडी करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, आपको समझाई जाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है यहाँ पे। और आपको केवल अपने रिव्यूज के माध्यम से, यानी कि कमेंट्स के माध्यम से, यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट यू आर लाइकिंग इन दिस वीडियो एंड व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग इन दिस वीडियो। इफ यू आर नॉट गेटिंग सम ऑफ द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली तो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो कमेंट्स के द्वारा आप मुझे समझा सकते हैं। तो हम लोग zoology लेके आ रहे हैं। इसके बाद में अभी जो है हम थोड़े दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि हम डेली नहीं तो एटलीस्ट 2 डेज के अंदर एक वीडियोस डालें। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक वीक के अंदर एक वीडियोस डालेंगे। और एनिमल टिश्यू को भी हमने डिफरेंट पार्ट में डाला हुआ है। जैसे कि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लें। और आफ्टर दैट मैं सेकंड वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसमें मैं आपको आई बटन दे दूंगा कि आप पहले ये वीडियोस देख लें जो बच्चे नए जुड़ेंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, और आप चाहें तो इनसे अपने नोट्स बना सकते हैं या जो भी आपको लगता है। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रेस्क्राइब बुक नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि आप उससे करें, जो आपको अच्छा लगता है आप प्रश्न। मेरा बस ये है मकसद कि ईच एंड एवरी वन जो कि प्रिपेयर कर रहा है नीट के लिए, वो अब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है पेपर्स का, उसको देखते हुए एक बढ़िया तैयारी कर सके। बस ये अपना एक मुद्दा है, और उसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बातें तो बीच में काफी चलती रहेंगी। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट वी हैव टू डू, लॉट ऑफ टॉक वी हैव टू डू। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बोला कि वी आर स्टार्टिंग टू एनिमल टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर देखा जाए कि एनिमल टिश्यू दैट इज द फादर ऑफ एनिमल टिश्यू। जब हम फादर की बात करते हैं तो जो इसके फादर हैं वो है बाइचैट। बाइचैट जो है दे इट ही इज नोन एज द फादर ऑफ द एनिमल टिश्यू। एंड बेसिकली जो स्टडी ऑफ द टिश्यू होता है, यानी कि इसकी जो स्टडी होती है, दैट स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एंड द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज ऑल्सो कौन है? बाइचैट है। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कौन है? बाइचैट है। इसके भी फादर को अगर हम देखें तो ये कौन रहेंगे? बाइचैट रहेंगे।
इसको विचैटमी बोलते हैं काफी लोग। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी और बात करूंगा यहाँ पे कि एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी, एक वर्ड होता है एनाटॉमी। ये मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी एंड एक वर्ड होता है एनाटॉमी एंड एक वर्ड होता है डिटेल्ड एनाटॉमी। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मॉर्फोलॉजी इज नथिंग, इट इज जस्ट द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि ये कैसा दिख रहा है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। एनाटॉमी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई अगर बॉडी को क्रॉस सेक्शनली व्यू के अंदर काट देता है तो उसके अंदर क्या मिलेगा, ऑर्गन्स मिलेंगे। उन ऑर्गन्स को जब आप देखेंगे तो वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर हम जोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में जाएं तो हमारा बात ये आती है कि जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, क्या है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। कि हमारा हार्ट जो है वो बेसिकली इस शेप का है, हमारी किडनी इस शेप की है, जो कि इस किडनी शेप है, ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। अब जब हम उस स्ट्रक्चर के अंदर की स्टडी करने चले जाते हैं, दैट इज नोन एज द डिटेल्ड स्टडी। यानी कि अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर स्टडी, यानी कि ये किस टिश्यू से बना हुआ है, इसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स हैं तो कैसी होती हैं, नेफ्रॉन्स में कितने पार्ट्स होते हैं, दैट इज द डिटेल्ड स्टडी। डिटेल्ड स्टडी जब हम करने लग जाते हैं किसी भी ऑर्गन की, डिटेल्ड स्टडी जब हम करते हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ही हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली करनी है कि हमको देखना होगा टिश्यू क्या है। तो टिश्यू कब मिलेगा, ऑर्गन के अंदर आपको जाके मिलेगा, तो वो हमको देखना है। और इसके जो फादर हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के जो फादर आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे, उनका नाम है मार्सिलियो मार्सिली, लिखा जाता है एम मैलशिगी। तो एम मैलशिगी, अगर आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे तो उनको मालूम होगा कि मैलफिजियन टिब्यूज होते हैं, उसी तरीके से ये एम मैलशिगी साहब ने डिस्कवर करे थे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स आइडिया आया। अगर आपको ये बेसिक आइडिया आ गया तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे जो बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि मैं आपसे बात करना भी चाहता हूँ कि एनसीईआरटी को जब आप लेते हैं तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दुनिया के अंदर, हम देखिए और भी बात कर सकते हैं बट हम ज्यादातर चाहते हैं कि ये बातें जब आती रहेंगी तब हम करते रहेंगे कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या हैं, ये हम लोग कहीं कहीं पे बातें करेंगे, जस्ट लाइक मैं बात एनिमल किंगडम में करूंगा। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। तो अगर वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स के आपको मिलेंगे। वन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर आप देखें तो उनका नाम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर। और एक दूसरे होते हैं, उनका नाम होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब क्या मतलब हुआ यूनिसेलुलर का और क्या मतलब हुआ मल्टी सेलुलर का, उसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करता हूं तो आप सब समझदार हैं कि जो बॉडी है, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। किससे बनी हुई है, सिंगल सेल से बनी हुई है। बट दैट सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी, यानी कि बॉडी होल इंडिविजुअल इज बीइंग मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जस्ट लाइक अमीबा। ये बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है और वही एक सेल उसका जीवन है, वही एक सेल उसकी बॉडी है, वो उसी से सारे काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसी एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, उसी एक सेल से रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, उसी एक सेल से बेसिकली अगर आप देखें तो उसके अंदर एक्सक्रीशन भी हो रहा है। यानी कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो उसी से हो रही है। वही एक सेल डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उसकी जो पूरी दुनिया है दैट इज बेसिकली दैट सिंगल सेल। तो यानी कि मेटाबॉलिज्म उसका पूरा का पूरा किससे चल रहा है, एक ही सेल से चल रहा है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता रहता हूँ बीच बीच में जो कि जूलॉजी के अंदर भी रहते हैं, बॉटनी में, सब में रहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज नथिंग, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस। बेसिकली आप जिंदा हैं तो वो इसलिए जिंदा है बिकॉज आपके सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें से कुछ रिएक्शंस में कुछ बन रहा है और कुछ रिएक्शंस में कुछ चीज टूट रही है। तो दैट इज, कुछ टूट रहा है दैट इज कैटाबॉलिज्म, कुछ बन रहा है दैट इज एनाबॉलिज्म।
तो ये जो कैटावर है ना को सम अप करते हैं तो उसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो ये तो बात हुई हमारी कि बॉडी कंपोज ऑफ सिंगल सेल, दैट सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, जो कि आपने देखा। यहाँ पे एक बात मैं आपसे और कर सकता हूँ कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर आपको नहीं मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट है। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम है वो लोगों में बटा हुआ नहीं है, यानी कि एक ही आदमी है, उसी को सारा काम करना है। तो अगर उसी को सारा काम करना होगा तो वो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, कहीं एक बिल्डिंग बन रही है, वहां पे हर मान लीजिए 5 आदमी है और 5 के 5 आदमी केवल एक ही काम करना चाहे, हर कोई बोले कि मैं तो केवल और केवल जो है वो ईंट लाऊंगा, यानी कि ब्रिक्स, आई विल ब्रिंग ओनली द ब्रिक्स। तो क्या बिल्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी। या कोई ये बोले कि बेसिकली मैं केवल सीमेंट्स को ही प्रिपेयर करवाऊंगा, यानी कि मैं केवल सीमेंट बनाने में मदद करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो भी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। बिल्डिंग बेसिकली बनने के लिए आपको क्या चाहिए है? बिल्डिंग बनने के लिए आपको चाहिए है अपना पूरे के पूरे जो लोग हैं उनको क्या करना होगा? मिल बांट के काम करना होगा। किसी को ये काम करना होगा, किसी को दूसरा काम करना होगा, किसी को ब्रिक्स लानी होगी, किसी को ब्रिक्स पहुंचानी होगी। दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। और यहाँ पे वो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। अब आप मुझे बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो जो काम हो रहा होगा दैट विल बी ए मोर एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट। तो ऑब्वियस आंसर ये जाएगा कि लेस एफिशिएंट वर्क आपको देखने को मिलेगा। और आप इसमें एग्जांपल्स को याद रख सकते हैं कि एग्जांपल्स के केस में आप अमीबा को याद रख लें, अमीबा सिंगल सेल एनिमल है। आप बैक्टीरिया को याद रख सकते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। और ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स होता है, इसके बारे में भी हम आगे कभी बात करेंगे। ये जो है दूसरा एग्जांपल याद रख सकते हैं, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, एटसेट्रा, आप जो भी चाहें वो याद कर सकते हैं। दैट इज सिंगल सेल एनिमल्स। और अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की तरफ चले जाते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आप बॉडी को ही देख रहे हैं तो बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ किससे? सिंगल सेल के मैनी सेल से बॉडी बनी हुई है। और वो मैनी सेल्स के अंदर कैसा है? और ये मैनी सेल्स कैसे अरेंज है? अरेंज इन ऑर्गेनाइज मैनर। कैसे हैं? अरेंज इन ऑर्गेनाइज मैनर। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं, एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर ये सेल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म बाय द डिफरेंट सेट्स ऑफ द सेल्स। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो स्टमक और इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स हैं, वो रेस्पॉन्सिबल हैं किसमें? वो रेस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने के लिए। इसी तरीके से कुछ और जगह के सेल्स हैं, किडनी के सेल्स हैं, वो एक्सक्रीशन करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। लीवर के सेल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि आज किडनी का मन नहीं हो रहा है काम करने का तो ब्रेन कहेगा नहीं तुम तो मेरी दोस्त हो, मैं काम कर लेता हूं तुम्हारा। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ पे द वर्क इज बीइंग परफॉर्म बाय द स्पेसिफिक सेट ऑफ द सेल्स। दैट मीन्स कि डिवीजन ऑफ लेबर इज वेल एग्जिबिटेड, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर इज वेल एग्जिबिटेड। ये आपको बहुत अच्छे से दिखेगी, एग्जिबिटेड आपको अच्छे से मिलेगी। नाउ हियर अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है, जैसे कि टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, दैट हाइड्रा के अंदर अगर देखा जाए, हाइड्रा कंपोज ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि हाइड्रा के अंदर कैसे हैं? मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स है। अब मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ? कि हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। तो मेनी टाइप ऑफ सेल्स का मतलब कोई सेल उसके अंदर गोल है, कोई सेल उसके अंदर ट्यूब जैसा है, कोई सेल उसके अंदर किसी और तरीके का है। ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर कुछ एक्टोडर्मल सेल्स हैं, कुछ एंडोडर्मल सेल्स हैं। तो इस तरीके से उसके पास में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। एंड इन हर टाइप, यानी कि इन ईच टाइप देयर आर नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है। हाइड्रा हैव मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड इन ईच टाइप थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आर देयर, यानी कि उसके पास हर एक टाइप के थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चौकोर सेल है, एक ही रेक्टेंगुलर, सिंगल सेल दैट इज रेक्टेंगुलर, सिंगल सेल दैट इज स्क्वायर, ऐसा नहीं है। वो जो स्क्वायर वाले सेल्स हैं उसके पास उस जैसे कितने हैं? थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हैं। एंड इन ईच टाइप थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आर देयर। तो ये जो है एनसीईआरटी ने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक आप जो है मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं यस सर वी आर गेटिंग द पॉइंट। तो मैंने आपको अभी कोशिश ये करी समझाने की कि एनिमल टिश्यू क्या है,
मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ एनाटॉमी बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, क्या क्या हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, हम हायरार्कियल लेवल्स की तरफ जाके बात करेंगे। यानी कि हायरार्की का मतलब होता है एक क्रम के अनुसार हम बढ़ेंगे, यानी कि वी विल फॉलो द लेडर, यानी कि हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, जैसे कि हम सेल से ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो हम जब उसकी बात करते हैं तो हम बात करते हैं हायरार्की की। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको मालूम है हमारे पास क्या होता है, एक सेल होता है। अब सेल के बारे में हर कोई जानता है कि व्हाट इज सेल। सेल इज नथिंग, इट इज जस्ट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये एक STRUCTURAL स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा एक एन है, यानी कि एक इकाई है जिसके बगैर एक भी ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे छोटा एक यूनिट है। जस्ट लाइक राइट नाउ वी आर हैविंग अ यूनिट इन द केस ऑफ द मनी। मनी के अंदर एक सबसे छोटा यूनिट आज की डेट में जो है वो बेटा क्या है, बेसिकली दैट इज 1 रुपी है। उसी तरीके से 1 रुपी से जोड़ जोड़ के आप कितने भी रुपीज बना सकते हैं, दैट इज नोन एज द रुपी, और हियर वी आर यूजिंग एज द सेल। तो वो सेल हो गया। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब वो यूनिसेलुलर इंडिविजुअल है तो वही एक सेल है, वही जिंदगी है, वही सारे काम है। और अगर मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारे सेल्स हैं, सबके अपने अपने काम है, और कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छे से हो रहा है। अब यही सेल जब आपस में अलाइन हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, आपको मालूम है, टिश्यू। तो हमारा जो बेसिकल चैप्टर है वो किसके ऊपर घूम रहा है, टिश्यू के ऊपर ही घूम रहा है। तो हम टिश्यू के बारे में कुछ बात करते हैं। टिश्यू के लिए ये बोला जाता है कि जो सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी कि सिमिलर सेल्स। कैसे सेल्स हैं बेटा, सिमिलर सेल्स हैं। अब जो है मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊंगा कि सिमिलर सेल्स, अब सिमिलैरिटी तीन चीजों में हो सकती है, अगर आप ध्यान से समझिएगा। सिमिलर सेल्स यानी कि सिमिलैरिटी तीन चीजों में हो सकती है। सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर हो सकती है, सिमिलैरिटी इन फंक्शन हो सकती है, सिमिलैरिटी इन ओरिजिन हो सकती है। तो उसके बारे में भी अभी हमें बात करनी है, बट पहले हम एक सिंपल बात करें कि सिमिलर सेल्स along with intercellular matrix, along with intercellular matrix performs function, perform specific function। यानी कि ये जो मैंने आपसे बोली इसको हम टिश्यू बोलते हैं। यानी कि टिश्यू कुछ नहीं है, कुछ सेल्स का जो कि एक जैसे सेल्स हैं। अब वो कैसे एक जैसे हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो जो एक जैसे सेल्स हैं उनका इंटरेक्शन है, यानी कि वो आपस में मिले हैं, पास पास हैं। और अलोंग विद द इंटरसेलुलर मैटर, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, जैसे कि आप मान के चलिए ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। जब ये अगर सेल्स हैं हमारे पास, दे आर नोन एज द सेल्स, तो ये जो बीच का स्पेस है, बेसिकली इस स्पेस को जैसे मैं येलो कलर से लाइन अप कर रहा हूँ, ये जो बीच का स्पेस है दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम थोड़ी बातें और भी कर सकते हैं। देखिए दो वर्ड्स होते हैं, मैं अगर आपको चाहूँ तो यहाँ समझा सकता हूँ। एक का नाम होता है इंटर और एक का नाम होता है इंट्रा। तो आप दोनों चीजों को लेके चलें। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, जब भी वर्ड कभी आएगा इंटर तो आप याद रखिएगा बिटवीन, बिटवीन। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी कि कोई चीज जो किसी के अंदर है दैट इज नोन एज अ इंट्रा, और इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर बोलेंगे। तो इंट्रा और इंटर में ये फर्क है, आपको याद रखना है। जब भी कभी वर्ड यूज हो रहा होगा इंटर इंटर, दैट मीन्स कि वो टॉक कर रहा है किसके बारे में, वो टॉक कर रहा है बिटवीन के बारे में। तो ये हमने बात करी। और इंट्रा की बात होगी, यानी कि सेल के अंदर क्या है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस है, इस तरीके से। और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस ही इंटर सेलुलर सब्सटेंस होता है। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। तो अब टिश्यू से आगे बढ़िए। टिश्यू से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑर्गन्स की तरफ जा रहे हैं। अब आप जब ऑर्गन्स को देखते हैं तो जरा से, जैसे आपने याद करा कि देखिए सेल्स से, सेल्स कैसे भी थे, टिश्यू बन गए। टिश्यू के बारे में भी हम देखेंगे कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। ऐसा टिश्यू है, एपिथेलियल है, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज है। अब वही टिश्यूज जब सही से अरेंज होंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। तो अब हम ऑर्गन्स को देख लेते हैं। यानी कि हमको क्या करना है कि हमको टिश्यू लेना है। क्या लेना है हमको, टिश्यू लेना है। टिश्यू अलोंग विद स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी टिश्यू ले लिया, जैसे आपको कोई इंडिविजुअल बनाना है तो ऐसे नहीं कि
आपने जो है यू आर टेकिंग 1 kg ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, 1 kg ऑफ द नर्वस टिश्यू, 1 kg ऑफ द मस्कुलर टिश्यू एंड हाफ के जी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल बन गया। नहीं, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न के अंदर आपने जब वो अरेंज करवाया तो उससे क्या बने ऑर्गन। जैसे कि अगर कोई टिश्यू, अगर कोई ऑर्गन है जिसका नाम है स्टमक, तो स्टमक के अंदर हमको नर्वस टिश्यू भी चाहिए है, क्योंकि वो मैसेज भी वहां तक पहुंचना है, वहां से मैसेज आना भी है कि भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। वहां हमें एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन कराना है तो हमको वहां पे एक दूसरा टिश्यू भी चाहिए, एपिथेलियल टिश्यू भी चाहिए। वो चर्निंग मूवमेंट्स करेगा तो उसके लिए हमको वहां मस्कुलर टिश्यू भी चाहिए। यानी कि टिश्यू इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, टिश्यू इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न, यानी कि हम स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न की बात करें तो जब हम ऐसा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गन बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसे आपने एग्जांपल ले सकते हैं ये ऑर्गन्स के केस में, आप किसी की भी आप बात कर लीजिए, स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया, किडनी हो गई, ठीक है, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, जैसे भी आप बात कर सकते हैं। आफ्टर दैट नाउ वी आर कमिंग टू द ऑर्गन। जब ऑर्गन जुड़ते हैं तो आप सबको मालूम है कि क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की आपके सामने बात रखता हूँ, यानी कि वी टॉक ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, तो व्हाट इज दैट, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, यानी कि ये जो ऑर्गन्स आपने लिए हैं, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स, बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। वो जो ऑर्गन्स क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से। अब इंटरैक्शन समझना जरूरी है। इंटरैक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, इंटरैक्ट फिजिकली भी करेंगे और इंटरैक्ट केमिकली भी करेंगे। इंटरैक्ट फिजिकली भी करेंगे एंड केमिकली भी करेंगे। दोनों केस में आपको समझना है कि फिजिकली इंटरेक्शन का मतलब क्या है, कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। Like that if you are taking the food in your mouth and after mouth, that is you taking your food in your buccal cavity, and after that it is going in your esophagus, and after esophagus the food is going into your stomach. Now what is happening, कि अगर हम स्टमक को इसोफेगस से कनेक्ट नहीं करें, फिजिकली कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी अगर मान के चलिए कनेक्शन नहीं होगा, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अगर कार्डियक स्फिंक्टर है वहां पे जो भी है, तो वहां से अगर कनेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपका खाना जो है कहाँ चला जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। हो सकता है वो खाना निकल के किडनी के पास गिर जाए। ठीक, तो वो एक फिजिकल कनेक्शन है। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपका जो ट्रैकिया है, जैसे आप विंड पाइप बेसिकली बोलते हो, वो लंग से कनेक्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स का नेटवर्क नहीं हो और सीधे लंग्स रखा हो और लंग्स में भी पाइप नहीं लगा हो, तो क्या होगा कि आपकी हवा आपकी बॉडी में भर जाएगी। तो फिजिकल कनेक्शन जो है वो बहुत ही जरूरी है, तो हम जो है ये बात को समझना चाहिए। नाउ आफ्टर दैट द वर्ड इज केमिकल। केमिकल इज केमिकली, यहाँ ये बोला जा रहा है, जैसे कि सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ही ले लीजिए। तो अगर हम देखें जो एंजाइम्स, दैट इज जस्ट लाइक व्हिच द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन योर दैट इज बक्कल कैविटी, व्हिच इज सलाइवरी अमाइलेज, दैट सलाइवरी अमाइलेज व्हिच वर्क्स ऑन द स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ती है बेसिकली में। तो वो जो स्टार्च में काम करती है वो केवल और केवल माउथ में, मतलब बक्कल कैविटी में काम करती है। आफ्टर दैट इज आल्सो वर्क इन द इसोफेगस एंड आल्सो समवॉट वर्क्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। यानी कि वो एंजाइम रिलीज कहाँ से हुई है, कहाँ से रिलीज हुई है, वो एंजाइम रिलीज हुई है बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से, और काम कहाँ कर रही है, इसोफेगस में भी काम कर रही है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे लिवर के अंदर बाइल बनता है। दैट बाइल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, इट इज कंसंट्रेटेड एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड फाइनली फंक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये केमिकल्स हैं, जो केमिकल्स कहीं और से रिलीज हो रहे हैं, कहीं और जाके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्शंस चाहिए हमको, फिजिकल और केमिकल कनेक्शन चाहिए। इसलिए बोला गया कि डिफरेंट इंटरेक्शंस, different organs interact physically and chemically to perform a function, यानी कि इससे क्या होगा, to perform function। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, नाउ दीज ऑर्गन्स बेसिकली व्हाट दे विल डू, कि ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ये अब कंबाइन को करेंगे और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ, कि डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो कि सही तरीके से रखा हुआ है। जस्ट लाइक कौन बन गया, एक आपको अगर मैं चाहूं तो यहाँ दिखा सकता हूँ कि ये एक ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है, ये है एक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तो ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म तक की बात आ गई। इतना आया आपको समझ में, ठीक है। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा जो चैप्टर है
that is lying basically on the tissue. और आपने सुना भी था व्हाट आर टिश्यू, टिश्यू आर बेसिकली नथिंग, दे आर द कलेक्शंस ऑफ सिमिलर सेल्स। अब वो जो सेल्स हैं यानी कि द सेल्स यानी कि वो जो सेल्स हैं उनके हमने बोला था सिमिलर। अब यहाँ पे सिमिलर जो है वो तीन तरीके से आ सकता है कि मैं आपको बता देता हूँ सेल सिमिलर, सिमिलर होने चाहिए। अब क्या क्या कंडीशन है, अब देखिए एक चीज आती है कि एक आता है ओरिजिन, एक आता है स्ट्रक्चर और एक आता है फंक्शन। यानी कि कैसे सेल्स लेने हैं, क्या वो ओरिजिन में सिमिलर होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर में, क्या फंक्शन में। तो सेल्स जो है वो सिमिलर किस में होने चाहिए, यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। सेल मे और मे नॉट बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि मे और मे नॉट, यानी कि हो सकता है वो स्ट्रक्चर में सेम हो, एक जैसी शक्ल के दिखते हो, और हो सकता है नहीं भी दिखते हो। मे और मे नॉट सिमिलर इन स्ट्रक्चर। दूसरा लिख देता हूं मे और मे नॉट सिमिलर इन फंक्शन। और एक तीसरा लिख देता हूं ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन, यानी कि उनको ओरिजिन में तो हमेशा हमेशा के लिए क्या होना पड़ेगा, सिमिलर होना ही पड़ेगा। यानी कि उनका जो ओरिजिन है वो सेल जो एक टिश्यू बनाने जा रहे हैं, सपोज टिश्यू बनाने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू बनाने में सपोज करिए कि चार तरीके के सेल्स लगते हैं। तो वो चारों तरीके के सेल्स अगर सिमिलर शेप के हैं तो अच्छी बात है, सिमिलरली फंक्शन करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। मगर सारे सेल्स को कैसा होने पड़ेगा, सिमिलर इन ओरिजिन होना ही पड़ेगा। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ओरिजिन कहाँ से होता है मैं आपको बता दूंगा। ओरिजिन बेसिकली जो है वो तीन लेयर से होता है, यानी हमारे पास थ्री लेयर्स होती हैं। अब हम ओरिजिन की जब बात करते हैं तो ओरिजिन बेसिकली होता है थ्री लेयर से। ओरिजिन किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, थ्री लेयर से। एक का नाम है एक्टोडर्म, एक का नाम है मीजोडर्म और एक का नाम है एंडोडर्म। तो ectoderm, mesoderm and endoderm, these three layers are basically there which are collectively, अगर हम इन्हें देखें तो हम इनको बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कहाँ मिलते हैं। ये बेसिकली जब कभी भी, अगर आपने एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा सा सुना हो कि जब कभी जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने के बाद आपने सुना होगा मोरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, गैस्ट्रूला बनता है। तो उस टाइम के अंदर जो है जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से थ्री लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं बेसिकली जर्म लेयर। और जर्म लेयर जो होती है जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ब्लास्टुलेशन में जब होता है तो वो जो जर्म लेयर बन जाती है, एंड आफ्टर दैट दीज जर्म लेयर, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं या तो वो एक्टोडर्म से निकले हुए होंगे या मीजोडर्म से निकले हुए होंगे या एंडोडर्म से निकले हुए होंगे। जैसे कि सपोज एक टिश्यू है जो कि एक एक्स टिश्यू है, सपोज इट इज टिश्यू विच इज नोन एज एक्स। ये एक्स के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, सपोज इसके अंदर 30 सेल्स हैं, तो ये 30 सेल्स कहाँ से होना चाहिए, या तो एक्टोडर्म से होना चाहिए है, या फिर एंडोडर्म से होना चाहिए है, या फिर मीजोडर्म से होना चाहिए है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इस एन नाम के टिश्यू को बनाने के लिए जो 30 सेल्स हैं वो उसमें से 20 यहाँ से आ रहे हैं, 5 यहाँ से आ रहे हैं, 5 यहाँ से आ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि 30 के 30 सेल्स या तो यहाँ से आए या यहाँ से आए या यहाँ से आए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये बात को आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर एक टिश्यू है उसके अंदर अगर 50 सेल्स हैं, वो 50 के 50 सेल्स मान के चलिए उनका ओरिजिन सिमिलर ओरिजिन से होना चाहिए। वो 50 सेल्स कहाँ से आने चाहिए, या तो एक्टोडर्म से आए या एंडोडर्म से आए या मीजोडर्म से आए, वो चलेगा, मगर कभी भी तीनों से नहीं आ सकते हैं। ये हमारे पास एक बात है, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात हमने आज करी है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छा लगेगा आपको। अब हम बेसिकली शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ, क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो हम टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर बात करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स के टिश्यू हैं। बेसिकली वी आर हैविंग 4